दीदी, जब आप इंजीनियर बन जाएंगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आप मुझे महंगी ड्रेस दिलवाओगी ना? और दीदी मुझे नया मोबाइल और बाइक दिलवाओगी ना? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बेटी पर इतना बोझ डाले। अरे तो क्या हो गया, घर की बड़ी बेटी है, छोटे भाई बहन तो इतनी उम्मीद रख ही सकते हैं। और फिर हमने भी तो इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है। अगर ये थोड़ा बहुत हमारे लिए कर भी देगी तो क्या हो जाएगा। हाँ पापा, और वैसे भी आप सब मेरे अपने हो, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। कुछ महीने बाद शीतल की एक कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब शीतल ठीक ठाक कमा रही थी, लेकिन उसका बूढ़ा बाप मदन अभी भी काम कर रहा था। ये बात शीतल की माँ माया को पसंद नहीं थी। अब आपको इस उम्र में काम की जगह आराम करना चाहिए जी। वैसे भी अब शीतल कमा तो रही है। अरे तो क्या अपनी लड़की पर मैं बोझ बन जाऊं? आपने भी तो उसके लिए बचपन से इतना कुछ किया है, तो क्या वो आपके लिए बोझ थी? अब घर गृहस्थी की बागडोर उसके हाथों में दे दो। मदन भी अपनी बीवी की बातों में आ गया और उसने नौकरी छोड़ दी। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीतल उठाने लगी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अब उसकी माँ उसके लिए लड़के देखने लगी। हमें उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो उसे नौकरी करने से भी ना रोके, साथ ही उसका और हमारा पूरा ख्याल भी रखे। लेकिन जब भी कोई रिश्ता शीतल के लिए आता तो उसके दोनों भाई बहन उन्हें भगा देते। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? उसके लिए आए रिश्ते वालों को भगा क्यों देते हो? माँ, अगर दीदी की शादी हो गई तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा? अरे बेवकूफों, अगर शीतल को जरा भी भनक लग गई ना कि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वैसे भी कुछ नहीं करेगी हमारे लिए। ऐसे ही कुछ समय और बीता और आखिरकार शीतल की शादी एक भोले भाले अच्छे परिवार में हो गई, जहाँ उसके ससुराल में बहुत भोले भाले लोग थे। वो शादी के बाद भी शीतल को अपने मायके वालों का खर्च उठाने से नहीं रोकते थे। एक रोज, अब क्या ही बताऊं बेटी, तू गई है तो घर में खाने पीने की भी तंगी होने लगी है। अब तेरे बाबा को इस उम्र में कोई काम पर रखेगा नहीं। हाँ तो माँ, आज ही मेरी सैलरी आई है, मैं अभी डाल देती हूँ पैसे। नहीं बेटी, अब अच्छा थोड़ी लगता है, तुम्हारी अब शादी हो गई है, हमारा क्या है, हम कर लेंगे जैसे तैसे गुजारा। माँ, मैं अभी आपको अपनी सैलरी का 60% भेज रही हूँ। ऐसे ही उसकी माँ हर महीने उसकी सैलरी वाले दिन फोन करके अपना दुखड़ा रोने लगती। फिर एक रोज, देख रजत बेटा, बहू के मायके वाले हर महीने उसकी तनख्वाह आधी से ज्यादा तो उससे ले लेते हैं। नहीं मतलब हमें तो उसके पैसों का कोई लोभ है नहीं, लेकिन वो बेचारी हर महीने इतनी मेहनत से पैसे कमाती है और वो लोग। जाने दो ना माँ, तुम्हें क्या करना है। मैं कमा रहा हूँ तो अपनी माँ बहन के लिए कर रहा हूँ, वो कमा रही है तो अपने माँ बाप के लिए करने दो। रजत अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शीतल का भाई अर्जुन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता और अपनी बहन के पैसों को खूब उड़ाता। लेकिन एक रोज शीतल की ननद अर्जुन को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो घर आकर अपनी माँ और भाई को सारी बात बताती है। माँ, भाभी इतनी अच्छी हैं, बेचारी हम सबका कितना ख्याल रखती हैं, ऑफिस जाकर मेहनत करती हैं, और उनका भाई वो अर्जुन 1 नंबर का आवारागर्दी करने वाला बन गया है। वो मुझे अक्सर अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए दिख जाता है। बेटा, अब वक्त आ गया है शीतल बहू को समझाने का। उसका भाई अपने साथ साथ उसके नाम को भी खराब कर रहा है। लेकिन बेटा, जो भी बात करना जरा प्यार और कायदे में रहकर करना, ऐसा ना हो कि बहू को कहीं बुरा लग जाए। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं उससे बात करूंगा। उधर शाम को नेहा शीतल को फोन करती है। शीतल दीदी, कैसी हो? आपकी ना बड़ी याद आती है सच्ची। अच्छा दीदी, वो मैं क्या कह रही थी, मुझे ना कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या आप उसकी फीस भर दोगी? अरे मेरी छोटी बहन, ये भी कोई पूछने की बात है? तू बता कितने पैसे भरने, मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, तुम खुद ही भर देना। ओह थैंक यू दीदी, मैं ना फॉर्म भरकर उसकी फोटो सेंड कर दूंगी। नेहा अपनी बहन से झूठ कहकर उससे सारे पैसे ऐंठ लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, भाभी सुना है नेहा ने श्यामलाल कॉलेज में एडमिशन लिया है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही उसने एडमिशन करवाया है। ओह अच्छा, वैसे मैं भी उसी कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। उसे कहिएगा उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसे फोन करके बता दूंगी। शाम को शीतल नेहा को फोन करती है। अच्छा सुन नेहा, मेरी ननद प्रिया है ना, वो भी सेम कॉलेज में है जिसमें तूने एडमिशन लिया है, तो तुझे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो उसे बता देना। तो मैं क्या करूँ दीदी, वो आपकी ननद है, आप जाने, मुझे उससे क्या मतलब? ऐसा क्यों बोल रही है तू? कॉलेज में कितनी तरह की जरूरत होती है, कभी कुछ हेल्प चाहिए हो तो तू ले लिया करना उससे। दीदी आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप मुझे बिल्कुल बेकार समझती हैं? आपको लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? अरे आपने मेरी फीस क्या भर दी, आप तो मुझ पर हक ही जमाने लगी। एक बार मैं जॉब पर लग गई ना
तो आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, मैं बोल दूंगी उसको कि तुझसे दूर ही रहे। हाँ दीदी, और उन्हें अच्छे से समझा देना कि मेरे कॉलेज के आसपास भी ना भटके, नहीं तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। हाँ। शीतल और नेहा की बातें प्रिया सुन लेती है। प्रिया शीतल से, भाभी आप सच में बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके घर वाले उतने ही चालाक हैं। बहुत फायदा उठाते हैं वो आपकी शराफत का। मुझे तो लगता है आपकी बहन उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। प्रिया ये कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन शीतल को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। शाम को वो रजत से, जब मैंने आपके घर वालों को कभी कुछ नहीं कहा रजत जी, तो फिर प्रिया कैसे मेरे परिवार वालों को ये सब बोल सकती है। फिर शीतल रजत को सब बात बताती है। प्रिया, प्रिया यहाँ आओ। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? भैया मैंने जो कहा था सच कहा था, और आपको सच सुनना ही है ना भैया, तो सुनिए। जो 1 लाख नेहा ने भाभी से लिए, तो उन पैसों से उसने एडमिशन तो करवाया ही नहीं, बल्कि उन पैसों से तो वो कश्मीर घूमने गई थी। मेरे और नेहा के कुछ दोस्त हैं जो कि कॉमन है, और उन्होंने मुझसे भी कुछ समय पहले ये बात पूछी थी। नेहा ने भाभी से झूठ बोलकर पैसे लिए और अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने चली गई। सबूत के तौर पर मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं, ये देखिए। बहू, जो तुम अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए करती हो ना, वो आज के जमाने में कोई नहीं करता। लेकिन माँ जी, वो मेरे माँ बाप भाई बहन है, उनके लिए कुछ करना मेरा फर्ज है। तो बहू, हम कौन सा तुम्हें उनके लिए कुछ भी करने से रोक रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचो, क्या वो जरूरत आने पर तुम्हारी मदद करेंगे? मैं समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि जिस तरह से तुम्हारी बहन और भाई ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारे पैसे अपने ऊपर उड़ाए हैं, तुम्हारी माँ ने अपनी सेविंग्स की है, अपने महंगे कपड़ों पर पैसे उड़ाए हैं, और पिताजी ने दारू पर उड़ाए हैं, उन सब ने तुमसे झूठ बोला। उसी तरह अब तुम भी उनसे एक झूठ बोलकर देखो, फिर पता चलेगा कि वो तुम्हारा साथ देंगे या नहीं। आप सबकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है एक बार मुझे भी अपने घर वालों को आजमाना ही पड़ेगा। शीतल ने फिर एक प्लान बनाया। अब उसने 1 महीने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। अब रजत, तुम एक अखबार में छपवा दो कि मेरी बनाई हुई एक बिल्डिंग गिर गई है और मुझे आज के बाद कोई काम नहीं मिलेगा, और मेरी डिग्री भी जब्त हो गई है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सिर्फ एक अखबार में वो ये खबर छपवा देते हैं, और वही अखबार वो अपने मायके में डलवा देती है। साथ ही पड़ोसियों को भी उसके परिवार से उसके बारे में बुरा भला कहने के लिए बोलती है। जैसे ये खबर शीतल के मायके वालों को मिलती है, तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। अब वो घर से बाहर जाते तो आस पड़ोस के लोग जानबूझकर मजाक उड़ाते। अरे देखो देखो, कैसी बेटी है इनकी, लोगों का घर बनवाने की जगह उनका घर गिरवा दिया। ये सब सुनकर वो वापस अंदर चले जाते हैं। उधर शाम को शीतल अपने मायके फोन करती है। माँ, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे अब अपने घर पर नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं अब वहीं आप लोगों के पास आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम सब तो हरिद्वार जा रहे हैं, तो तुम यहाँ आकर क्या करोगी? हाँ तो कोई बात नहीं, तुम चाबी दे देना, मैं वहीं रह लूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप वहीं रहो, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? हाँ दीदी, आप वहीं रहो, उन लोगों को किसी तरह मना लो ना, वैसे भी भोले भाले लोग हैं, तुम्हारी झांसे में आई जाएंगे। पीछे खड़े उसके ससुराल वाले सब बात सुन रहे थे। फिर शाम के वक्त रजत के कहने पर शीतल एक बार फिर उनको फोन लगाती है। माँ, ये लोग मुझे यहाँ रखने से मना कर रहे हैं, क्या तुम लोग अभी घर पर हो तो मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, यहाँ मत आना, हम सब तो यहाँ से निकल चुके हैं, घर पर तो ताला लगा हुआ है। तू समझाना अपने पति को और कोशिश कर अपने ससुराल वालों के साथ निभाने की, और तू ना अभी हमसे कुछ दिन के लिए दूर ही रह, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरे ससुराल वाले ये समझे कि हम तुझे भड़का रहे हैं। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही शीतल की माँ फोन रखती है, बाहर दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने शीतल और उसके ससुराल वाले खड़े होते हैं। तुम सब यहाँ? ये सब ड्रामा मैंने जानबूझकर रखा था ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे चालाक मायके वाले मुझे कैसे ठग रहे हैं। नेहा ने जो मेरे साथ फ्रॉड किया वो तो मुझे पता चल ही गया था, लेकिन मैं चुप रही। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि कभी कभी खून के रिश्ते अपने होकर भी अपने नहीं होते, कभी कभी गैर होकर भी खून के रिश्ते जैसा एहसास दिलवा देते हैं। तुम्हारे कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब आप अपने बेटे से कहो कि वो काम करके पैसा कमा कर लाएगा और फिर उसके पैसों पर ऐश करना। मेरा अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं। ओहो, अब और नहीं रुका जा रहा, चल ही जाती हूँ बाहर, कोई तो बता ही देगा कहाँ है बाथरूम। ये सोचकर नई नवेली दुल्हन कला अपने छोटे से कमरे से बाहर निकली और फिर बाहर आते ही अपनी सास करुणा से जा टकराई। अरे कौन है? जी माँ जी, मैं हूँ, माफ कीजिएगा, वो घूंघट की वजह से आपको देख नहीं पाई। अरे पर कमरे से बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? चल अंदर चल, बाहर सारे मर्द बैठे हैं। माँ जी वो मुझे बाथरूम। अपनी बहू की पूरी बात सुने बिना ही करुणा उसे वापस कमरे में धकेल लाई और फिर, क्यों री, तुझे रत्ती भर भी शर्म ना है? बाहर सारे मर्दों के सामने क्या बोले जा रही थी? माँ जी मुझे बाथरूम जाना है, बस वही पूछ रही थी कि कहाँ। क्या कहाँ?
यहाँ ये घर के पीछे खेत में चली जा। वैसे तो यहाँ सारी औरतें दिन छिपे ही जाती हैं, लेकिन अब तुझ में सब्र ही नहीं तो चली जा भी, पर याद रहे घूंघट जरा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। माँ जी पर खेत में? हाँ तो घर के आंगन में जाएगी क्या? माँ जी घर में बाथरूम नहीं है क्या? छी 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 छी, घर के अंदर ये सब करने की गंदी आदत तुम शहरी लोगों की होगी, पर यहाँ गांव में हम बहुत साफ सफाई से रहते हैं, समझी? ये कहकर करुणा वहां से चली गई और फिर कला बड़ी हिम्मत करके घर के पीछे के रास्ते से खेत की तरफ गई। उस दिन तो किसी तरह कला ने काम चला लिया, लेकिन फिर अगले दिन, सुनो जी, यहाँ हमें गांव में कितने दिन रहना होगा? अरे कल ही तो आई हो, मुझे लगा था कि तुम्हें गांव पसंद आएगा। अब गांव तो अच्छा है, पर यहाँ की कुछ चीजें ठीक नहीं है। जैसे कि घर में एक बाथरूम तक नहीं है, हल्का होना हो या फिर नहाना धोना हो, सूरज उगने से पहले सारी औरतों को तालाब पर जाना पड़ता है, और फिर एक ही तालाब में इंसान भी जानवर भी। ओहो, और मुझे ये बताओ, ये फर्श पर गोबर की लिपाई अब कौन करता है? बदबू से दिमाग खराब हो गया मेरा तो, ऊपर से ये कमबख्त घूंघट, 1 मिनट के लिए भी इससे छुटकारा नहीं मिल रहा मुझे। और तो और अरे भाई बस करो, मैं समझ गया, तुम ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगी यहाँ। मैं माँ से आज ही बात करूंगा, बस कुछ दिन काम चला लो फिर चलेंगे शहर वापस। अपने पति सुनील की बात सुनकर कला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। असल में सुनील कुछ साल पहले ही काम की तलाश में अपने गांव से शहर आया था। एक फैक्ट्री में दवाइयों की पैकिंग के काम में लग गया, और इसी बीच उसकी मुलाकात कला से हुई। कला सुनील के दोस्त राजेश की छोटी बहन थी। सुनील को कला पहली ही नजर में पसंद आ गई, और इस तरह कला सुनील की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन यहाँ से निकल पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ ले जाओ भाई, यहाँ सब संभालने के लिए ये बुढ़िया तो है ही, जैसे जीवन भर संभालती आई है वैसे ही आगे भी संभाल लेगी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? कला मेरी बीवी है, वो तो मेरे साथ ही जाएगी ना। क्यों बेटा, मैं भी तेरे बापू की बीवी थी ना, वो तो ना ले गए थे मुझे अपने साथ, सारी जिंदगी यही ससुराल संभालती रही। बस साल में 2 बार आते थे तेरे बापू, और फिर एक दिन खबर आई कि वो अब कभी ना आवेंगे। पर फिर भी न तुझे छोड़ा ना अपना ससुराल और ना यहाँ की जिम्मेदारी। अब पूरे कुनबे में तेरे बापू थे सबसे बड़े, आज भी हर त्योहार का पहला पकवान इसी घर के चूल्हे पर पकता है। सोचा था बहू आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, पर नहीं, मेरे नसीब में कोई सुख कहा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं कला से बात करता हूँ। दरवाजे की ओट में खड़ी कला पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी और ये भी समझ चुकी थी कि फिलहाल उसे ससुराल में ही रहना होगा। उसने सुनील से कोई बहस नहीं की और उसे अकेले ही शहर जाने दिया। बहू, शाम को मोहन चाचा और उनका पूरा परिवार आएगा, हमारी थोड़ी लाज रख लेना उनके सामने। ये जो घड़ी घड़ी घूंघट सिर से सरक जाता है ना, उसे थोड़ा संभाल लेना। और हाँ, शाम को जरा बढ़िया से खाना बनाना और मीठे में हलवा जरूर बनेगा। करुणा अपने आदेश सुनाकर चली गई और बेचारी कला दिन का काम निपटाकर फौरन ही रात की तैयारी में जुट गई। चूल्हे पर इतने सारे लोगों के लिए रोटियां सेकते सेकते उसकी हालत खराब हो गई, और मजाल है जो करुणा ने उसका जरा भी हाथ बटाया हो। लेकिन उसके घूंघट और चलने के ढंग को लेकर काफी टोका टाकी में उसने कोई कंजूसी नहीं की। अरे जरा धीरे धीरे चल बहू, क्या कहेंगे सब, और ये रोटियां थोड़ी पतली बेल। कला को समझ आ गया था कि वो लाख कोशिश करके भी करुणा को खुश नहीं कर सकती, इसलिए धीरे धीरे उसने भी हाथ पैर डाल दिए। वो करुणा से बहस तो नहीं करती थी, लेकिन अब काम उतना ही करती थी जितना उसके बस में था। और फिर एक दिन, माँ इस बार हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया हूँ। अच्छा है, बीवी कहेगी तो मिल ही जाएगी इतनी छुट्टी, माँ के कहे से तो 3 दिन भी नहीं रुका कभी। ओहो माँ, ऐसी बात नहीं है, असल में इस बार ठीक ठाक पैसा जोड़ के लाया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि पूरे घर में फर्श पड़वा देता हूँ और आंगन के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी। ना, कोई जरूरत नहीं है, ये सब फालतू खर्चे हैं, यहाँ सब ठीक है। नहीं माँ, ये सब जरूरी है। हाँ, तेरी बीवी ने कहा है तो जरूरी ही होगा ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं जो कुछ सोच कर आया हूँ वो सब तो करवा के ही जाऊंगा। हाँ। करुणा लाख कोशिश करके भी सुनील को कला से दूर नहीं कर पा रही थी, और तो और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सुनील ने अपने घर में फर्श भी पड़वाया और घर के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी बनवाया। ये सब हो जाने से कला को काफी आराम हो गया, और असल में तो ये सब करुणा को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आसपास के लोग उसके घर की और उसके बेटे सुनील की खूब तारीफ जो करने लगे थे। फिर कुछ महीनों के बाद, अब तू आ गया बेटा, अब
आज मैंने तेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कला, ये पैसे रख लो, इस बार छत की मरम्मत और पुताई का काम करवाना है। जी ठीक है। रुक जरा, तू कहाँ लेकर जा रही है पैसे? सुनील, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे। माँ के रहते अपनी बीवी के हाथों में अपनी कमाई दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? नहीं माँ, बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि ये मेरे अकेले की कमाई नहीं है, इसमें कला की भी कमाई शामिल है, जो मेरे साथ वो भी इस घर पर खर्च कर रही है। हैं? क्या बोल रहा है? ये कब से मतलब कि ये कहाँ से कमाने लगी? ये तो सारा दिन तुम्हारे सामने घर के काम करती है, और फिर रात को जब तुम सो जाती हो तब उन कपड़ों की सिलाई का काम करती है, जो मैं इसे हर बार ला कर दे जाता हूँ। और जानती हो माँ, अपनी कमाई का एक भी रुपया इसने आज तक खुद पर खर्च नहीं किया। मुझसे कहती रही कि मैं खुद से पहले अपने ससुराल को बेहतर बनाना चाहती हूँ। सुनील की बात सुनकर करुणा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो फौरन कला के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रही, और तू सब कुछ सहकर भी इस सड़े गले ससुराल को संवारती रही। लेकिन अब बस मैं भी अपनी सड़ी गली सोच को बदलूंगी। आज से तू कभी किसी के सामने घूंघट नहीं करेगी और अपने पति के साथ शहर में जाकर रहेगी अपने हिसाब से। नहीं माँ जी, ना तो अब मेरा ससुराल पहले जैसा है और ना ही आप, तो मैं यहाँ से जाना क्यों चाहूंगी? हाँ माँ, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अब से मैं हर हफ्ते शहर जाकर ऑर्डर पर कपड़े लेकर आऊंगा, जिन्हें सिलने के काम में हम दोनों कला की मदद करेंगे। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है, ऐसे हम ज्यादा कमाई भी कर सकेंगे और हमेशा साथ में भी रह सकेंगे। हाँ। तो इस तरह कला ने अपनी मेहनत और सही सोच से अपनी किस्मत बदली और उसका सड़ा गला ससुराल उसका खुशियों से भरा संसार बन गया।